जो हाजरीन में से कोई एक उलमा और हुफ़ाज़ हैं तो कुरान की तिलावत शुरू करें। स्पीकर साहब आ चुके हैं। कोई भी हजरात कोई भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी कुरान की सीरत की खिरत करें जी। कौन हजरात तैयार होंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العلي العظيم। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। हमारे जिन साहब ने भी माशाल्लाह इतनी प्यारी कुरान की जो है खिरत शुरू की है। आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए माशाल्लाह संडे लाइव पे ये दूसरी या तीसरी मरतबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सबसे अजीज दोस्त। इस ट्रेडिंग की दुनिया में जब मैं आया था अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अच्छी चीज हमारे इन स्पीकर साहब की है जो नदीम भाई दुबई से हैं और इनका लक़ब पत्थर की लकीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे पहले सामने से रीच आउट किया कि एक डॉक्टर ट्रेडिंग सीखने आए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हाउस ऑफ अल्फा क्या बोलते हैं वो मतलब मुझे जो है ना उन्होंने बहुत पुश किए कि अच्छे से अच्छा सीखो। और हमेशा मुझे जब भी मैं कोई कैंडल्स पे या चार्ट पे कहीं अटकता तो मुझे हाथ पकड़कर ऑनलाइन 1-to-1 क्लास लेकर भी सिखाते थे। नदीम भाई वैसे तो हैं मैंगलोर साउथ इंडिया से और दुबई में काफी सालों से ये माशाल्लाह सेटल्ड हैं और ये बहुत सीनियर ट्रेडर हैं। इन्होंने इनकी फैमिली में भी काफी सारे ट्रेडर्स हैं और इनको ट्रेडिंग का इतना माशाल्लाह तजुर्बा है क्योंकि खुद का भी तजुर्बा है और इनके काफी क्लोज रिलेटिव्स और इनके ब्रदर्स का भी इनका तजुर्बा देखा हुआ है। तो इनकी एक एक बात माशाल्लाह हमारे लिए बिल्कुल पत्थर की लकीरें होती है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर संडे लाइव। जी जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है ना? जी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मेरे को फिर से याद किए। माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे फैमिली में बहुत से मेरे खुद के 2 भांजे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये, और मेरे जो बड़े भाई जो है ना वो 38 ईयर्स 38 साल से स्टॉक मार्केट में है। 38 साल से, मतलब मैं आपको ये बोलूं कि मैं जब छोटा था तो वो मेरे को बोलते थे कि हमारे तो एक कन्नड़ा पेपर एक आता है उदयवाणी बोल के, तो उसमें मेरे को बोलते थे कि आज ये सिप्ला का रेट देख। तो एक हफ्ते के बाद में फिर से मेरे को पूछते थे आज इसका रेट देख कितना है। तो उस टाइम से वो करते थे। तो मेरा उसके बाद में क्या हुआ कि मैं 2010 में जब पहली बार दुबई से वेकेशन में गया था मेरा गांव, तभी मैंने मेरा अकाउंट खोला था 2008 में, सॉरी। उसके बाद में मैंने शेर खान में अकाउंट खोलने के बाद में मेरा पूरा जो अकाउंट है वो ज़ीरो भी हो गया था। मतलब मैंने जो अमाउंट डाला था उसके ऊपर मेरे को शेर खान को पैसा देना था, जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह। फिर बाद में मैं म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत करता था। उस टाइम में शरिया कंप्लायंस का उतना ये नहीं था, बट मैं मेरे हिसाब से ये करता था कि कोई भी नाच गाने वाली कंपनी, मीडिया, शराब की, इंश्योरेंस, बैंक, ये सभी डिफेंस की कंपनी, ये सभी नहीं लेता था, बस क्योंकि वो उतना ही हमारे को स्कोप था फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में मैं धीरे धीरे है ना जैसे ये टेक्निकल एनालिसिस सीखा,
तो बाद में मैं ओनली टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करना स्टार्ट किया। बराबर से अगर मैं बोलूँ तो 2018 में मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट एक क्या बोलते हैं जिद पकड़ के मैंने वो सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, किस तरह से कैंडल बनता है, ये है, और चार्ट पैटर्न, ये सब भी मैंने सीखा। तो आप लोग जब मार्केट में आए तो शायद ये 2020 के बाद में मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट मेरे को मिले हैं। तो मैं आपको ट्रेडिंग के हद तक मैं यही बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि ट्रेडिंग में अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना मालूम है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके ही पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करके भी आप ये कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा डॉक्टर साहब, मैं करूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो जी जी जी, मैं आप स्क्रीन शेयर आप ही करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक से तो हमारे एडमिन लोग स्टैंड बाई पे हैं आपका स्क्रीन शेयर करने। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें मेन चीज जो है ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट है। देखो, सब लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए, किस तरह से साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, यही सब भी बोलते रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी से इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहा है तो ऑटोमेटिक आपका साइकोलॉजी भी है ना उसी तरह से बढ़ेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि पोजीशन साइजिंग, मतलब आप ये सभी अल्फाज यूट्यूब में आप सुने होगा कि भाई पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब, ये कुछ ऐसा बड़ा तोप नहीं है, बहुत आसान कॉमन सेंस चीज है कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात अगर कोई ट्रेडिंग की है, एक इंग्लिश में जिसको होली ग्रेल बोलते हैं ना, मतलब एकदम पक्का एक नुस्खा जो हकीम अगर देगा कोई बीमार आदमी को, तो ट्रेडिंग में वो ये रहेगा कि अपने लॉस को कम करो, प्रॉफिट को ज्यादा ट्रेल करते जाओ। मतलब प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड में आप राइट होने का प्रोबेबिलिटी अगर 4 भी हुआ, मतलब 10 में ओनली 4 में आपका ट्रेड अच्छे से चला और 6 में अगर आपका लॉस भी हुआ, ओके, और लॉस का परसेंटेज बहुत छोटा हुआ, तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मैं बार बार यही बोलता हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर का मैं कोई लफ्ज नहीं यूज कर रहा, मैं ओनली आपको बोल रहा हूँ ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग ऐसा एक चीज है ना कि आप है ना अगर करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक एक्टिवनेस होना चाहिए, और एक सबसे पहले कि आप क्या काम करने का एक तरीका लेके आए हो, वो तरीके पे आपको 100% रहना है। कोई उसमें डिस्को नहीं करना है, फिर इधर नाचने का उधर नाचने का, ऐसा नहीं। एक ही सेटअप पे, एक ही सिस्टम पे, एक ही तरह से काम करना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट ये मेरा भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह दिख रही है। हाँ, ये कोई पढ़ सकता है? अगर आप हारने से डर रहे हैं तो शायद आप हार रहे हैं। कोई एक आदमी बोलिए। अगर आप हारने से डर रहे हो तो शायद आप हार रहे हो। अच्छा, अगर आप हारने से डर रहे हो तो शायद आप हार रहे हो। मतलब डर आपका दिमाग में, मतलब नाकामी, मतलब मायूस या अफसोस होने का पहले से ही माइंड सेट लेके आए हो। अगर वो सोच के आए हो तो आप 100% हारने के कगार पे ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि बिंदास हो के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एकदम फियर, डर, हाँ लॉस ही होगा, स्टॉक मार्केट एकदम लॉस ही होगा,
मैं जो भी स्टॉक लूंगा वो लॉस होगा, यही डर रहेगा तो आपको 100% आपका सेटअप अच्छा होने के बावजूद भी आपको लॉस होगा। आपको मैं अगर मेरे तजुर्बे में अगर मैं बताऊं, कोई कोई स्टॉक में मैं कभी कभी वेरी रिस्की ट्रेड लेता हूं। ओके, वो रिस्की ट्रेड मेरा ऐसा है कि मेरे को खुद भी उतना, मतलब मेरे दिल में इतना ये नहीं है कि कन्विक्शन की हाँ ये चलेगा, लेकिन उसके बावजूद जिद करके भी मैं अगर लूंगा तभी भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तो खाएगा। तो इस मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको डर के कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको आगे जाके थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है और रिस्क को बराबर में अपना दोस्त बना के कैसे आप मार्केट में काम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक ट्रेडिंग में मेरे तजुर्बे से ओनली 4 टाइप का लॉस हो सकता है, 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते हैं, हम लोग CFD नहीं करते हैं, हम लोग ओनली इक्विटी में कैश मार्केट में काम करते हैं, जो हमारा मेन जायज तरीका है। तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है एक ट्रेडिंग में? कोई मेरे को बता सकता है कि स्टॉक ट्रेडिंग करने से आप पैसा जब लगाते हो मार्केट में तो किस तरह का एक रिस्क हो सकता है? कोई मेरे को बताएगा आपके हिसाब से? कैपिटल लॉस, स्टॉक जो है वो लॉस में जाएगा, बस सिर्फ यही रिस्क है। हाँ, ओके, सबसे बड़ा रिस्क है आप अगर स्टॉप 1 लाख लगाने का रिस्क। हाँ, आप अगर 1 लाख रुपए लाए हो तो वो खोने का रिस्क है एक। सेकंड है, ऐसा अक्सर होता है, आपने 100 में कोई स्टॉक लिया है, वो 120 तक गया है, आप 120 से 115 में भी नहीं निकले और लास्ट में 90 में आप निकले हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ कभी कभी? होता है, बराबर होता रहता है इसमें। अच्छा, ये होता है। तीसरा मैं आपको बोलता हूँ, आप है ना एक स्टॉक में 100 रुपए में परचेस करके खरीद के वो स्टॉक 150 तक भी जाता है, आप अपना प्रॉफिट नहीं बुक करते हो, आप आपका प्रॉफिट फिर 120 में बुक करते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बहुत होता है। ये तो बहुत होता है। मतलब ऐसा है कि कोई नजर लगा रहा है कि भाई मैं, मतलब ये हो रहा है कि कोई नहीं चाहता है कि मैं इतना कमाऊं, ये ऐसा कोई आपके पीछे पड़ा है, इस तरह से कभी कभी होता है। चौथा एक रिस्क क्या है मालूम है? मतलब अभी हमारे समझो कि हारिस भाई ने एक स्टॉक लिया है, समझो कि लाओपाला RG, और मैंने उसी दिन उसी टाइम में ये लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, और हम दोनों उसी दिन वही स्टॉक लिए, आपस में डिस्कस किए, लेकिन हारिस भाई का स्टॉक अच्छा चलेगा और मेरा स्टॉक नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं टाइम का खोटी होना, टाइम अपॉर्चुनिटी रिस्क। मतलब आपको लगेगा कि भाई हारिस भाई का स्टॉक चला, मेरा स्टॉक नहीं चला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप आपस में 3-4 जन कोई अच्छे दोस्त एक ग्रुप बना के अगर ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा होता है कि नहीं होता है कि दूसरे का स्टॉक अच्छा चलता है, आपका स्टॉक नहीं चलता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। जी बिल्कुल होता ऐसा होता है। हाँ, इसका मतलब है आप एक स्टॉक मार्केट में जब भी आए हो उतरोगे, अपॉर्चुनिटी रिस्क एक लेके चलोगे। मतलब फला आदमी का स्टॉक चलता है और मेरा नहीं चलता है, ये भी रिस्क है। ये 4 रिस्क के अलावा और कुछ भी 5वां रिस्क नहीं है, क्यों? हम लोग कैश मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए हैं, हमारे को 1 लाख खोने का डर है। शायद अगर अकाउंट चालू रहा तो अकाउंट के चार्जेस वगैरह 1 साल में जो भी आएंगे वो होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सेकंड होगा लॉस फ्रॉम प्रॉफिटेबल पोजीशन, मतलब प्रॉफिट में
होने के बाद भी हम लोग लॉस में निकलते हैं। तीसरा एक रिस्क होता है कि अच्छा प्रॉफिट था लेकिन हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट के पोजीशन से नहीं कटते हुए छोटे प्रॉफिट से निकलते हैं और बहुत अफसोस करते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस खाने से भी अगर समझो कि कोई एक स्टॉक में आप स्टॉप लॉस खा गए, ओके, उस दिन उतना गम नहीं होगा जितना कि एक अच्छी वाली पोजीशन में अच्छा वाला प्रॉफिट मिलने से आप महरूम रहते हैं ना, तो वो आपको बहुत सताएगा। मतलब आपको ऐसा होगा कि भाई क्या हो गया मेरे हाथ से। स्टॉप लॉस होगा तो आपके दिल में तसल्ली रहेगा कि भाई हाँ मेरा सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस कट गया तो हो सकता है। लेकिन अच्छा पोजीशन में बैठने के बाद में अगर आप लॉस में मतलब थोड़ा कम प्रॉफिट में निकलोगे तो वो आपको बहुत दर्द संभालना पड़ेगा। और चौथा रिस्क है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई मेरे स्टॉक नहीं चल रहे, दूसरा नईम भाई के स्टॉक चल रहे, अफजल भाई के चल रहे, फैजल के चल रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आपके स्टॉक नहीं चल रहे। ये 4 रिस्क के अलावा कोई 5वां रिस्क ट्रेडिंग में नहीं है। इसके लिए आप हमेशा एक बात याद रखो, टारगेट और स्टॉप लॉस ये बहुत ओवररेटेड चीज है। आपको दिन रात सुबह शाम फजर जोहर असर में सब लोग यही बात करते रहेंगे कि ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। बहुत कम आदमी लोग है ना आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको बोलते हैं जब आप प्रॉफिट में आ जाते हो। कोई आपने स्टॉक ले लिया 500 रुपए का और आपका टारगेट आपने सोचा कि 525 या 530 है या 550 है, और उसके बाद में आप उस प्रॉफिट को जो ट्रेल करते हो, मतलब 550 में आप नहीं निकल के 575 पे भी वो स्टॉक जा रहा है और आप उस ट्रेंड को राइड कर रहे हो, उधर आप अपना अगर स्टॉप लॉस रखते हो, मतलब टारगेट अचीव होने के बाद में या प्रॉफिट में आने के बाद में जो आप अपना एक लॉस मतलब जो प्रॉफिट निकालने का एक तरीका रखते हो ना, उसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई भी एक मेथड आप अपने दिमाग में लेके चलोगे तो उतना काफी है। जैसा कि नईम भाई 7 का EMA या 9 का EMA भी कभी कभी यूज करते हैं। वो एक मेथड है कि अपना जो प्रॉफिट है उसको बचाने का एक लकीर है। वो लकीर के नीचे आएगा तो मैं निकलूंगा, ऐसा वो आपने दिमाग में एक पोजीशन बनाने के टाइम में सोच के आप ट्रेड ले हो, तो वो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कोई डाउट है तो मेरे को आप अभी से इधर पूछो, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में अगर आप मेरे को 1 घंटा भी मेरे को इसमें एक सवाल करोगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। टारगेट स्टॉप लॉस को आप आज साइड में रखो, कुछ भी बात नहीं करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछो अभी। जी नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हम कितने -% पे लगाए? मान लीजिए कि हमारे पास 10% का प्रॉफिट चल रहा है, तो हम कितना % के बेस पे उसको ट्रेल कर सकते हैं? देखो, मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनका नाम है अफजल भाई, वो लखनऊ से है। वो मैं और वो हमेशा बातचीत करते रहे। पहले हमारा रेगुलर बात होता था, अभी तो वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। उनका कभी भी प्रॉब्लम ये था कि प्रॉफिट में अच्छा होने के बाद में कम प्रॉफिट लेके निकलते हैं। तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि आप 10% आपका फिक्स रखो, 10% मिल गया तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकलो। तो अभी आपने जो मेरे को सवाल किया ना कि भाई मेरा 10% प्रॉफिट होता है तो भी मैं क्या करूं? ट्रेडिंग में है ना, हमेशा एक याद रखो, ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी आदमी कितना भी तजुर्बेकार हो, राइट एट बॉटम मतलब एकदम नीचे स्टॉक नहीं पकड़ सकता है और एकदम ऊपर में एग्जिट नहीं कर सकता है। बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं। ये क्यों मालूम है? ये देखो, ये क्या है,
एक ये मार्केट में जो काम करने का एक तरीका क्या है मालूम है, आपको जो स्टॉक बेचना है दूसरे को किसी को लेना है, इस तरह से मार्केट होता है। तो आप अभी समझो कि 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में आप अगर हो, अगर आपका कंसिस्टेंटली आप 10%, 12%, 14% हमेशा कमा रहे हो, तो आप वो अपना फर्स्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 10% मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है बोल के दिमाग में रखो। उसके ऊपर जब भी स्टॉक गया 12%, समझो कि और 2% का इजाफा हुआ, और 1% और एक Yes. आधा %, ऐसा जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, उसको थोड़ा ऊपर लेते हुए जाओ। 10% जी की जी जगह फिर आप 1% और ज्यादा करो। देखो, आप है ना ज्यादा लालची नहीं बनो। आप ऐसा नहीं सोचो कि अभी 10% हो गया तो मैं 15% के लिए बैठूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कभी कभी ऐसा ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब भी कोई आपका मतलब ट्रेंड के साथ अगर चल रहा है, तो उस पर अगर आप बराबर से बैठना चाहते हो, तो एक क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज करते हुए आपको आपका स्टॉप लॉस ऊपर चढ़ाना है, मतलब टारगेट ऊपर चढ़ाना है, कटना नहीं है उसमें। ओके, तो आप 10% जब मिल रहा है तो 10% में पूरा निकलने का कोशिश नहीं करो। मैं आपको इसका आगे बताता हूं किस तरह से होता है बोल के। आप 11% होने दो, 11.5% ऊपर जब गया तो आप आधा %, 1% अपना स्टॉप लॉस ऊपर मतलब टारगेट को ऊपर चढ़ाते जाओ। मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ये आगे करना होगा। आपका सवाल था 10% के लिए, मैं आपको बताता हूं क्या करना है आगे। जी रजीम भाई, ओके, शुक्रिया। हाँ, अभी देखिए, सबसे पहले रिस्क किधर से स्टार्ट होता है ये ट्रेडिंग में। सबसे पहले स्टार्ट होगा जब भी आप कोई गलत स्टॉक लोगे, तो वो सबसे पहला पॉइंट है आपका रिस्क में आप इन्वॉल्व होने का। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी बाटा इंडिया का चार्ट देखोगे, या आप अभी कोई लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट देखोगे, या कैंपस फुटवेयर का अगर आप अभी चार्ट देखोगे, ये तीनों चार्ट जो मैं अभी बोला, ये सब डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं ये लेके चलूंगा, और अभी समझो कि आपका एक स्ट्रैटेजी कैप्सूल के हिसाब से सीसीआई का और एमएसीडी का पॉजिटिव नहीं है, आज हम वो स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बोल रहा हूं कि अगर आपके वो जो कैप्सूल के हिसाब से कोई स्टॉक नहीं बैठ रहा है, और आपने उसके बावजूद कोई स्टॉक ले लिया, ओके, कोई आरएसआई को फॉलो करता है, अगर और आरएसआई कोई भी अपना 50 के नीचे जो है उसको मैं नहीं लूंगा, ऐसा कोई अपना रूल बनाया है, और वो उस रूल को तोड़ता है, तो वो स्टॉक अगर सिलेक्ट करेगा तो वो उसका पहला कदम होगा रिस्क लेने, मतलब एक स्टॉक सिलेक्शन गलत होने का पहला उसका रिस्क है। एक सेकंड रिस्क है एंट्री प्राइस। मतलब आप कभी कभी ट्विटर पे या यूट्यूब में किधर भी जाओ, सब लोग बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। मैं खुद भी ब्रेकआउट को मानता हूं, लेकिन आप समझोगे कोई स्टॉक ब्रेकआउट हुआ, अभी विजय डायग्नोस्टिक को देखो, वो इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है, शायद 8-10% के ऊपर कुछ रहेगा वो। अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट रहेगा तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रख सकते हो। ओके, तो आप एंट्री प्राइस ही एकदम ऊपर से लिए हो, तो आप उसमें सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। मेरा एक खुद का एक आपको ज्यादा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक मयूर यूनिकोड्स बोल के एक स्टॉक है, मैंने 618 में लिया था। अगर आप वो 618 का प्राइस प्लॉट करोगे ना चार्ट ट्रेडिंग व्यू में, वो ब्रेकआउट का हाई पॉइंट था, उसके ऊपर गया ही नहीं है स्टॉक। तो मेरा रिस्क उधर ही मैंने ले लिया कि भाई गलत मैंने स्टॉक का प्राइस में एंट्री किया, उधर से मेरा वो ट्रेड गलत गया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक का एंट्री प्राइस, ये दो फैक्टर भी आपका रिस्क कैसे आगे जाएगा ये डिसाइड करेगा। तीसरा है, कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं है, आओ सनम जाओ सनम, मतलब
ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके खुद के का इस्लामिक स्टॉक में कैप्सूल एकेडमी है, इस्लामिक स्टॉक है, तकवियत बोल के एक चैनल है, 3 चैनल इधर हो गए। फिर इस्लामिक तिजारत का एक चैनल है, उसके बाद में SAMC का है, और एक भी कोई शरिया का एक है, और बाकी यूट्यूब में अगर कोई मिलता है तो उसके चैनल है। आप सब चैनल में जाओगे, सब चैनल से जाके स्टॉक एक एक करके देखोगे, और बिना कोई स्ट्रेटेजी के आप अपना पैसा डालोगे तो ये होगा 100% रिस्क में डूबने का एक नुस्खा। मतलब 100% आप उसमें अंदर जाके फंसने वाले हो। तो 3 आपको पॉइंट याद रखना है। आपका रिस्क जो है 3 तरह से 3 पॉइंट पे स्टार्ट होता है। पहला होगा स्टॉक सिलेक्शन। सही स्टॉक सिलेक्शन अगर होगा तो आप स्टॉक में रिस्क लॉस होने का चांस कम होगा। सेकंड, गलत एंट्री लेने से, एंट्री का प्राइस गलत होने से। और थर्ड, बिना कोई स्ट्रेटेजी के ऐसे ही बकवास चैनल्स में जाके सबका चार्ट्स देख के, उधर कोई भी बोला कि मैं ये ले लिया, कोई बोला कि ये 200 DMA के ऊपर है, आप बस उतना बात सुन के आप अगर आप एंट्री करोगे तो आप 100% वो ट्रेड में सक्सेस नहीं होगे। इसके बारे में कोई सवाल है तो मेरे को अभी आप इधर पूछो। कोई सवाल है, कोई डाउट है इसके बारे में? इसके अलावा कोई स्टॉक रिस्क हो सकता है क्या, आप मेरे को बताओ। नदीम भाई, मेरा एक सवाल है जी। जब मैं कोई चीज का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो उसमें एक सेल करने के लिए ऑथराइजेशन का एक ये रहता है, उसमें ज़ीरोधा में टी-पिन। तो जब मैं एक दिन पहले आफ्टर मार्केट का एक या फिर GTT ऑर्डर लगा दिया, एक स्टॉप लॉस लगा के कोई एक स्टॉक में, लेकिन सुबह में क्या होता है कि 9:15 के पहले को मैं ऑथराइजेशन करके नहीं रहता हूँ, और मार्केट खुलने के साथ साथ ही गैप डाउन ओपन हो जाता है वो स्टॉक। बराबर। तो उसमें हमको मौका नहीं मिलता है कि उससे निकलने का, क्योंकि ऑथराइजेशन नहीं होकर रहता है तो वो ट्रिगर नहीं होता है, सेल नहीं होता है स्टॉक। तो इसमें मुझे काफी लॉस हो जा रहा है। तो इस मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखो, ज़ीरोधा का मेरे पास भी अकाउंट है, ओके। ज़ीरोधा में ये है, लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर के हिसाब से मैं कभी किया नहीं हूँ। आज तक मैंने आफ्टर मार्केट ऑर्डर के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया हूँ। सेल करने का टाइम में जो आप बोल रहे हो ना कि टी-पिन का, एक तो टी-पिन पूछता है। टी-पिन मेरा मोबाइल में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, ज़ीरोधा टी-पिन बोल के, वो मेरे को मालूम है क्या है। और एक OTP, 2 ही तरह का ऑथराइजेशन आएगा ज़ीरोधा के हिसाब से। जी। ओके। मैं उस 2 का जो ये गैप है मेरे उसमें बहुत कम है। वो कम मतलब क्या मालूम है, मैं क्यों आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ट के सामने बैठ के उसी टाइम में मैं कर रहा हूं। अभी देखो आपके केस में क्या हो रहा है मालूम है, आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर का हिसाब से आप जा रहे हो तो कोई स्टॉक गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, सही है? आपका इसमें यही हो रहा है ना, गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बात ये है कि भाई इसमें है ना, अगर समझो कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी नहीं लगा के अगर काम कर रहे हो, तब भी उस दिन 9:15 बजे अगर मैं बैठ के या 9:30 बजे अगर करने के लिए कोशिश करूंगा, गैप अप या गैप डाउन वो मेरे लिए भी लागू होगा, ओनली आपके लिए लागू नहीं होगा। जी। आप समझ गए? तो इसका कोई तोड़ बिल्कुल नहीं है। मैं ईमानदारी से मैं बोलूं, मेरे पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। सर्किट का स्टॉक्स पे भी एक जी। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, मैं थोड़ा माजरत चाहूंगा। असल में ऑफ द टॉपिक आपने सवाल कर लिए। थोड़ा सा अगर कभी ये टॉपिक चेंज ना हो तो नदीम भाई बहुत अच्छी तरीके से बता सकेंगे, क्योंकि अगर कुछ सवाल ऐसे ऑफ द टॉपिक रहेंगे तो उनका जो आज उन्होंने एक मकसद लेके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर से अपने सेशन रखा हुआ है,
वो हट जाएंगे और वो शायद अपने टाइम पे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। ठीक है नदीम भाई? हाँ ओके, जी जी हाँ ठीक नो है, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह। ओके देखो, देखो जितना भी मेरा बात है ना, मैं ओनली प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मैं कोई ऐसा बुक से या यूट्यूब से देख के नहीं, मैं मेरा प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो रिस्क, ये सभी जो मैंने बताया ना, यही है। इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं है। वो आपका एएमओ का मैं अभी तक एनकाउंटर नहीं किया हूँ उसका कोई अभी तक, इसके लिए मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ओके चलो मैं आगे देखो। जी और जज़ाकल्लाह। सबसे पहला क्या है मालूम है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको कभी भी आपको पहले वही आपको देखो, इसमें है ना, आप कभी भी एक बात याद रखो, कोई भी स्टॉक लेने के टाइम में आप अपना जो ट्रेड करने का जो तरीका है ना, वो उसको पहले एक बाकायदा बुक में लिखने का जरूरत नहीं है। पहले पहले अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो लिखो आप। ओके, स्टॉक जर्नल बोल के जो मेंटेन करने का बोलते हैं ना, वो मेंटेन करो। अगर नहीं करोगे तो भी वो ज़ेरोदा के इसमें है ना, आप अगर जाओगे तो ट्रांजैक्शंस में आपको सब मिल जाएगा। लेकिन आपको बस तसल्ली के लिए अगर कोई करना चाहता है तो ये करो, प्लान करो अपना ट्रेड। कोई भी एक स्टॉक अगर लेने का है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो पहले सोच के रखो। स्टॉक का नाम आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ये चीज करने के लिए, कोई बुक में लिख के करने के लिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा, आपको ये लिखने का भी जरूरत नहीं, आपका जहन में ही पूरा सब बैठ जाएगा कि हाँ, इस तरह से मेरा स्टॉक है, सिम्फनी का स्टॉक है, ये मेरे को इस प्राइस पे लेना है, इतना मेरा स्टॉप लॉस है। ये क्या है मालूम है, ये एक नियत, जैसा भी नमाज पढ़ने का एक नियत होता है, उसी तरह से आपको एक जहन में एक होना चाहिए कि मेरा कोई स्टॉक में अगर मैं ट्रेड करने के लिए बैठा हूं या कोई स्टॉक लेने के लिए बैठा हूं, तो मैंने कुछ ना कुछ मेरा माइंड में सोच के रखा है। ऐसा आपके पास एक तैयारी होना चाहिए। भले आप लिख के लो या दिमाग में जहन में रखो, लेकिन आपको ये करना ही है। अगर आप ये स्टेप से नहीं, ये स्टेप को आप मिस करोगे तो आपको ये होगा कि आदत पड़ेगी और कहीं ना कहीं एक दिन आप फंसोगे। अभी देखो, मैंने इसमें ये लिखा है कि पहले आपको अपना स्टॉप लॉस लिख के रखना पड़ेगा, मतलब सोच के रखना पड़ेगा। कोई मेरे को उस पे स्टॉप लॉस में काम करने का है तो मैं बिना झिझक के उस पे काम करना है। स्टॉप लॉस आ गया तो कटना ही है। नई नियम के नीचे अगर आ गया तो मैं कटू, ये स्टॉक से निकलूंगा। अगर सीडीएसएल में आने के बाद में ये ओके, सीडीएसएल में आने के बाद में अगर ऐसा हुआ तो आपको 100% निकलना है। और आपने अगर कोई टारगेट सोच के रखा है, वो टारगेट को आप ओपन रखो, मतलब उसको ऐसा खसम खा के नहीं रखो, यही मेरा टारगेट है, इसी पे मैं निकलूंगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिस्क को मैनेज करना। मतलब अभी कोई प्रॉफिट में आ गया तो वो प्रॉफिट हमारा और ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमारे को बस उतना ही, क्या बोलते हैं कि उतना ही प्रॉफिट लेके चलना, ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा और भी अगर मौका मिले तो वो मौके को कैप्चर करना है। इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा तरजीह देंगे और उसको हम लोग ओपन भी रखेंगे। तो कभी भी कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप जहन में लिखो, जहन में अपना एक मैप करके रखो, या आप लिख के रखो कि इस तरह से मेरे को करना है, या गूगल शीट जो मेंटेन करते हो उसको करो। अगर गूगल शीट नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास पेन और पेपर रहेगा, कोई किताब तो 100% रहेगी, या अपने जो ऊपर वाले जेब में रखने के लिए एक छोटी डायरी जो आती है वो तो ऑलमोस्ट सब लोग रखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप लिख के रखो, तो आपको याद रहेगा कौन सा चीज क्या है बोल के। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूं कि ये स्लाइड को मैं प्रैक्टिकली आपको मैं अभी करके बताता हूं। ओके, इसमें मैंने अक्सर आपको ये सवाल आपका दिमाग में आएगा कि मेरे को कितना स्टॉक लेना है। ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? कोई भी आप कोई स्टॉक अभी आपको कोई बता रहा है तो आपको कितना लेना है, ये आपके सवाल में, आपके जहन में सवाल आता है कि नहीं आता है?
जी आता है। आता है आता जी है आता है। अभी देखो ये मेरा आता है। पर्सनल, मैं पर्सनली मैं पहले ये फॉलो करता था, अभी नहीं करता हूँ। मैं अभी ये बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग में ऑलरेडी अभी ये चीज बैठा हुआ कि हाँ ये मेरे को मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा ये दोगलापन नहीं है। मैं आपको ओपनली मैं बोलता हूँ कि आपको मैं बोल रहा हूँ जो मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा मेरा बात नहीं है। मैं आपको ये स्लाइड उनके लिए बोल रहा हूँ जो नए हैं, 2020 के बाद में जो आए हैं ना, उनके लिए ये बात है कि कितना लेना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से ये फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि है ना मेरा माइंड में मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को इतना लेना है, स्केल अप करना है, या मेरे को इतना ही काफी है मेरे लिए, मैं सोचता हूँ। क्योंकि मेरा पर्सनल है ना क्या है, मैं एक फिक्स अमाउंट लेके नहीं आया हूँ। मतलब अभी जैसे यूट्यूब पे सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख में आप 10 को डिवाइड करो, 10 शेयर ले लो। ये सभी बात सही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल होता है क्या? ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग का अक्सर ऐसा है कि हम लोग को जो सैलरी मिला, अभी समझोगे जो सैलरी मिला उसमें हम लोग को 10,000 हमारे से बचा, हम लोग 10,000 ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा ऐसा ही है ज्यादा करके, हाँ कि ना? ऐसा ही होता है ना ज्यादा करके। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा देखो, वो यूट्यूब में सभी क्या बोलते हैं कि भाई आपका ट्रेडिंग कैपिटल इतना आप लेके आओ, मतलब ट्रेडिंग कैपिटल अगर आपका इतना है, वो सभी होने के लिए टाइम है। लेकिन आज का डेट में हम लोग का हालत ऐसा है कि सैलरी मिला या कोई हमारे को कोई बिजनेस करने से हम लोग को, अभी समझो कि अभी ये बकरा ईद आने वाला है, तो अगर जो कोई भी अभी बकरीद में जो बकरों का इसका तिजारत करेगा, तो अच्छा उसको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो इंशाल्लाह वो क्या करेगा कि अपना पैसा जो प्रॉफिट है वो उसको जो उतना मिला है ना, वो उसको इन्वेस्ट करने के लिए वो आया हुआ है। अभी समझो कि आपके पास इस महीने में 1 लाख रुपए आ गए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। ओके, आप 1 लाख को, अब पहला सवाल ये करना कि जब आप 1 लाख लाए हो, उस 1 लाख में कितना अमाउंट मेरे को कम होने पे अफसोस नहीं होगा। देखो ये मैं फिर से दोहराता हूं, बराबर से आप सुनो। 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख पैसा आप लेके आए हो, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, जाने दो। 1 लाख रुपए आपको मिला है या 50,000 मिला है, जो भी पैसा मिला है, आप उस कैपिटल को, पैसे को, 1 लाख को जो अमाउंट आया है उसमें से अगर आपको 10,000 अगर आप खोने के लिए तैयार हो, 10,000 अगर आप खोने के लिए तैयार हो, तो वो 10,000 का जो एक अमाउंट है, जो अमाउंट आप खोने के लिए तैयार हो, उसको आप साइड में रखो। ओके, और आप देखो कि कोई स्टॉक का अभी प्राइस, अभी आपने पैसा लेके आए और इसमें से आपने पहले सोचा कि मेरे को 10,000 में खोने के लिए तैयार हूं, तो मेरे को मुश्किल नहीं है, मेरे को नींद खराब नहीं होगी मेरी। तो आप दूसरा स्टेप पे जाओगे, कोई स्टॉक आप ढूंढोगे, जबरन नहीं, मतलब एकदम जबरदस्ती करके हाँ लेना ही है, ऐसा नहीं है। कोई अच्छा सेटअप वाला आपको मिला या कैप्सूल से आपको कुछ स्ट्रैटेजी से मिला, तो आप है ना उस स्टॉक का प्राइस देखो। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 200 रुपए का, और उसमें आप है ना एक स्टॉप लॉस सोच के रखो, 200 से मेरा स्टॉप लॉस इसका 190 रहेगा। तो आप है ना जो स्टॉक का प्राइस और जो स्टॉप लॉस निकाल के मतलब सोचे हो, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है ना, उसको आप ओरिजिनल जो अमाउंट खोने के लिए तैयार थे ना, उससे आप डिवाइड करो, तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी मालूम पड़ेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये समझाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी, क्लियर दिख रहा है। हाँ, अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी है ना
ये स्टॉक का प्राइस है 971, ओके 971। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 1 लाख रुपए मेरे को मिले, और मैं है ना इसमें 10% खोने के लिए रेडी हूं, मतलब 10% अगर गया तो मेरे को मुश्किल नहीं है। तो 1 लाख का 10% या परसेंटेज को साइड में रख के एक मुंह बोला एक अगर कोई फिगर रहेगा, 1 लाख में 10,000 में खोने के लिए तैयार हूं, तो वो अमाउंट को मैं इधर लिखूंगा, ओके। मैं इधर है ना 10,000 खोने के लिए तैयार हूं, ओके। ये मेरा फियर अमाउंट है, मतलब ये मैं खोने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये आपको समझ में आया ना कैसे मैं 10,000 निकाला बोल के? कोई डाउट है इसके बारे में? जी कुछ नहीं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अभी क्या होगा, अभी मैं ये स्टॉक का प्राइस देख रहा हूं 971, और मेरे को इस पे स्टॉप लॉस रखना है 934। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। वो ओके, ये भी आवाज नहीं आ रही। 934। नदीम भाई आपका आपके 971। एक सेकंड ओके, एक मिनट। नदीम भाई आपने ये सेंटेंस को दोबारा रिपीट करो, अभी आखिरी वाला calculator 1 पे मिनट जाओ। का। आपने तो रिजॉइन कर लो, मुझे लग रहा है कि कुछ गैप है कम्युनिकेशन। हाँ, 1 मिनट, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर। आप ना दोबारा रिपीट कर दो। आपने वो विंडो में लिखा ना 10,000 फेयर अमाउंट, उसके बाद आपने जो बोला ना अभी आ रही है ना? जी क्लियर। हाँ, जो 1 लाख से, हाँ मैं बोल दूंगा, ये 10,000 फेयर, हाँ 10,000 फेयर अमाउंट मैंने लिखा था, वो जो मैं खोने के लिए तैयार था। अभी मैंने एक स्टॉक देखा, ये सिम्फनी, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं इस पे स्टॉप लॉस रखूंगा, फॉर एग्जांपल 930, समझो 928 है, 930 का। तो अभी 970 का जो प्राइस है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, राउंड ऑफ 970 माइनस 930, 40 रुपए हो गए। 40 रुपए कैसे आ गए मालूम पड़ा ना आपको? कोई डाउट है? नो, प्राइस प्लस का प्राइस निकाला है, किसी को राइट? डाउट है? आवाज नहीं दे डॉक्टर साहब। हेलो, आपने करंट प्राइस से स्टॉप लॉस का प्राइस निकाला है, अभी राइट? देखो, हाँ स्टॉप करंट मार्केट प्राइस और मैंने स्टॉप लॉस का प्राइस डिफरेंस निकाला, ओके जी हाँ सही है ना? आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसको ये 10,000 को, जो आप देखो 10,000 जो है, आवाज नहीं आ रहा है अभी। नहीं कर रहा हूं 10,000 जो मैं खोने के लिए तैयार था, उसको मैं 40 रुपए से डिवाइड करूंगा। जो मेरे को आंसर इधर मिलेगा उतना मैं स्टॉक लूंगा। 250 मैं स्टॉक लूंगा सिम्फनी का, ओके। 10,000 मेरा फियर अमाउंट था, करंट मार्केट प्राइस कितना था इसका? 971, 970 बोल के चलो। मैंने स्टॉप लॉस रखा
930 का, तो उसका डिफरेंस है 40 रुपीस का। स्क्रीन में अभी कुछ आया नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, दिख रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, 10,000 जो मेरा फियर अमाउंट है उसको मैंने 40 से डिवाइड किया, तो मेरे को जवाब मिला 250 शेयर्स। डाउट है यहाँ पे। देखिए, अब आपको आ रहे हैं 250 शेयर्स, आपका फियर अमाउंट है 10,000, आपके 10,000 में 250 शेयर्स नहीं आएंगे ना, तो मतलब अगर आप 970 से 250 शेयर्स का ये करेंगे तो करीब करीब 2-2.5 लाख के हो रहे हैं। आपका ओरिजिनल कैपिटल है 1 लाख, जिसमें से आपने 10,000 इसलिए निकाले कि ये ये स्टॉक के अगर मतलब इस पे अगर ब्लॉक हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ 10,000। ये देखो इधर, एक मिनट देखो, स्टॉप लॉस का अमाउंट कितना है, डिफरेंस कितना है, 30 है ना जी? 40 है। कितना है? 40 है। 40 है, सही है ना? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी जी। $10,000 डिवाइडेड बाय 930 करने पे शेयर्स मिलेंगे शायद। नहीं, इधर देखो, करंट प्राइस से 40 को डिवाइड करने से जो शेयर आएंगे वो होगा। नहीं, देखो इधर जो फियर अमाउंट जो है ना, आप एक्चुअली 38 शेयर आएगा, 38 या 40 शेयर आएगा, वो मैं बताता हूँ। देखो इधर जो फियर अमाउंट है 10,000, ये आपका मैक्सिमम कैलकुलेशन करके रखा था ये इन्वेस्ट करने का 10,000। वो मैक्सिमम कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है। अभी देखो मैं आपको जो क्या बता, इधर कैपिटल कुछ भी हो सकता है, राइट? कैपिटल आपका कितना भी हो सकता है। तो आप अभी समझो कि इधर में 1 लाख की जगह, अभी देखो अभी हम लोग 1 लाख के हिसाब से ही चल रहा है, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 लाख को ही रखेंगे और 10,000 हम लोग खोने, 10,000 इसमें हम लोग फियर अमाउंट रखे हैं, राइट है ना? कैपिटल आपका 10,000 1 लाख रुपए है, और 10,000 अगर आपका नुकसान हो रहा है तो भी चलेगा, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब देखो कैपिटल मेरा कितना भी होने दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख हो 2 लाख हो, उतना नहीं, मतलब जो भी हो, लेकिन आप एक अमाउंट लेके अगर जो भी आए हो उसमें से कितना आप खोने के लिए तैयार हो ना, वो उस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देखो मेरे एक्चुअली ये हिसाब से है ना, 250 38 शेयर आना चाहिए। ओके, एक्चुअली 38 शेयर आना चाहिए, मेरे को भी कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है, एक मिनट। नदीम भाई, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर जी अगर जी। ये जो मेरा टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपीस, इसमें अगर फेयर अमाउंट हम 10,000 रुपीज रखते हैं, तो इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज हम लॉस बियर कर सकते हैं। तो उतना परसेंटेज के हिसाब से ही हमको करंट मार्केट प्राइस का स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है। जैसे अभी 1 लाख का 10,000 रुपये 10% लॉस हो गया, तो फेयर अमाउंट हमारा कैपिटल का 10% है, तो मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है उसका 10% के हिसाब से ही स्टॉप लॉस हमको चूज करना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन ठीक बैठेगा।
नहीं आप, हाँ 10% आप ले, देखो 10% है ना, आप उसको 10 भी रख सकते हो, 5% भी रख सकते हो। एक अमाउंट आपको डिसाइड करना है कि ये इतना अमाउंट मेरे को, अगर आप है ना खोने के लिए तैयार हो, मतलब उसमें आपको कुछ नुकसान, ऐसा नहीं है कि आपको है ना कुछ सदमा लगे, ऐसा नहीं है, आप समझ गए। वो अमाउंट आप लेके चलो। ये क्या, ये सिम्फनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से 38 शेयर आता है, लेकिन 250 क्यों आ रहा है मैं भी देख के आपको बताता हूँ। रुकिए 1-2 मिनट दे दो प्लीज, क्योंकि ये देखो, ये मैंने प्रैक्टिकली है ना, पहले मैं यूज करता था, ये अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बताया था। क्योंकि अभी मेरा क्या है, अभी मेरा सोच क्या है, अभी सोच मेरा ये है कि मैं एक बार ऑल इन वन गो में जाता हूँ। अगर आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करने के लिए स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको क्वांटिटी आपको सही मिलेगा। ये बोलने के लिए मैं कैलकुलेशन लेके आया था। 1 मिनट दे दो मेरे को। जी जी बिल्कुल। $70 divided by नईम भाई, इसके बारे में मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जी जी जी, आप इसको बाद में भी समझा सकते हैं। एक चीज समझ में आ गया कि आपको एक अमाउंट, फेयर अमाउंट रखना है, जो रफली मुझे 8 to 10% का आपका फेयर अमाउंट बता रहे आप, जो मुझे समझ में आया। हाँ ठीक है, हाँ, वो आप रखो। हाँ ये मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ इसका। ओके, डन 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 डन। देखो अभी जैसे भी आप ट्रेडिंग मतलब कंटिन्यू करते रहोगे, आपको ये स्लाइड मैं इसके लिए बता रहा हूं। अगर आप 5% लॉस करके चलोगे कोई भी एक ट्रेड में 5%, ओके, और वो लॉस को कवर करने के लिए आपको आगे जाके 5% ब्रेक इवन करना है। और अगर आप 10% लॉस करोगे तो आपको ओनली 10% प्रॉफिट करेंगे तो फायदा नहीं है, आपको 11% प्रॉफिट करना है। मतलब आप जितना ज्यादा लॉस करते रहोगे, उतना आपको है ना क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लॉस कम रखेंगे तो आप ट्रेडिंग के गेम में हमेशा कायम रहोगे। ओके, तो ये आपको है ना गूगल में इजीली मिल जाएगा। लेकिन मेरा इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे भी आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए माइंड बनाए हो, तो उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि लॉस जो है बहुत कम होना चाहिए, प्रॉफिट आपका ज्यादा होना चाहिए। अभी इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। ये जो मार्क मिनिवनी है, ये यूएस का चैंपियन है, 2 बार ये चैंपियन बना है। अभी इसमें इसने क्या किया है, ये अपना आप गूगल में जाके देख सकते हो इसका। ये क्या बोलता है कि उसका एनुअल विन परसेंटेज 25 से 50% ही है। मतलब 10 में से 5% लॉस करता है और 10 में से 5 उसके ट्रेड सही जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना जो एनुअल रिटर्न है ना 40 से 70% कमा रहा है। और आप ये भी देखो कि उसने 2 बार अपना कैपिटल जीरो करा है और प्रॉफिटेबल अपने इतने 38 साल के करियर में वो कुछ 6 बार ही एकदम कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हुआ है। तो इसका बोलने का मेन मकसद ये है कि आपको
जो इसका जो सक्सेस रेशियो है ना वो बहुत कम है, लेकिन लॉस कम होने की वजह से है ना वो अपना जो ट्रेडिंग का जर्नी में है ना सक्सेसफुल हुआ है। ये आप एक टेस्टिमनी है। दूसरा है एक पॉल ट्यूडर जोन्स, ये 1:5 का रिस्क रेशियो में काम करता है। मतलब आप देखो इसका ओनली 20% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 8 ट्रेड इसके गलत जाने के बावजूद भी ओनली 2 ट्रेड सही जाएंगे तो भी ये अपना प्रॉफिट बना रहा है। वो इसके लिए क्योंकि लॉस कम रख रहा है। 1:5 मतलब खोने के लिए 1, कमाने के लिए 5। अगर इस तरह का रेशियो रखेगा तो ये है ना अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो कभी ब्लो आउट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे सेटअप पे उसको काम करने चाहिए, ऐसे सेटअप पे हम लोग को भी काम करना चाहिए, लॉस कम रख के प्रॉफिट ज्यादा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड आपको मैं आगे समझाता हूं। अभी ये देखो, जैसा कि मैंने उस टाइम में आपको बताया था, एक फियर अमाउंट जो आप खोने के लिए तैयार थे, मतलब स्टॉप लॉस का अमाउंट जो मार्केट प्राइस और इसका स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो अमाउंट। अगर आपने उस कोई एक टारगेट रखा है 150 रुपीज का, अगर कोई टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस का अमाउंट उसको मतलब आप पहली बार जब टारगेट अचीव करोगे 150 रुपीज का टारगेट कोई भी स्टॉक में अचीव करोगे, जिस एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, जहां पे स्टॉप लॉस 95 होके और डिफरेंस ओनली 5 रुपीज रहेगा, तभी आपको जो है अगर टारगेट 150 आपने रखा तो 150 पे आप एग्जिट नहीं करो, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये है कि आपको आगे बढ़ते बढ़ते उसको बढ़ाना है। फिर आप 5 रुपीज जो स्टॉप लॉस का डिफरेंस था उस पर ऐड करो तो आपको 160 मिलेगा नया टारगेट। फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 155। उसी तरह से जब टारगेट 180 होगा, मतलब आपने जो स्टॉक 100 रुपए में लिया है वो अभी 180 तक चला गया, ओके, और 180 पहुंचने के बाद में आप उसको अगर ट्रेलिंग कर रहे हो तो आप जो स्टॉप लॉस का अमाउंट रखे हो ना वो अपना जो करंट मार्केट प्राइस है उससे आप माइनस करो तो आपको एक जो अमाउंट मिलेगा वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मतलब आप अपना प्रॉफिट को स्टॉप लॉस का अमाउंट जो फिगर है ना उससे माइनस करते करते आपको आप इधर तक पहुंचोगे, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको ये बेनिफिट होगा, जितना आप टारगेट कमाने के लिए बैठे थे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। जब आप पोजीशन कट करोगे तो आप उतना ज्यादा नहीं मार्केट को वापस दोगे जितना वो लेके जाने वाला था। तो मतलब आप बहुत कम गैप रख रहे हो अपना टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। इस तरह से आप ये कर सकते हो। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखना है, इसमें चार्ट में मैं बताता हूँ। अभी देखो ये मैंने एक मूविंग एवरेज डाला है, ये 30 का मूविंग एवरेज है वीकली का, ओके। अभी इसको मैं अगर 9 करूंगा, ओके, तो मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा इस वाले स्टॉक में, फॉर एग्जांपल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये करूंगा कि मेरे को इधर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ओके। एक मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताने के लिए, ओके, मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री लेने के लिए इस वाले जोन को क्लियर होने के लिए वेट करूंगा, ओके, और मैं इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इधर रखूंगा, ओके। वो इसके लिए रखूंगा क्योंकि मेरा इधर जो स्विंग लो है वो मेरा टारगेट क्या रहेगा इनिशियल, मैं अगर इसमें देखा जाऊं तो मैं टारगेट उसको मैं इधर रखूंगा, ओके।
अभी देखिए टारगेट का अमाउंट इसमें 1161 है, ओके, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको आप राउंड फिगर करो 1160। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही स्लाइड दिख रहा है। दिख रही है सबको ऐसा ही है। कैंडलस्टिक्स निजाम भाई नहीं दिख रहा है बराबर, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। स्क्रीन आ एकदम रही है, विजिबल स्क्रीन आ है। रही है। जिसको नहीं दिख रहा है वो रिजॉइन हो जाएगी। देखो मैंने स्टॉप लॉस अभी इधर 920 रखा है ये स्विंग लो के नीचे, ओके, और अभी ये 9 का मूविंग एवरेज मैं इसको ट्रेल करके चल रहा हूं। अभी समझो कि अगर मेरा इंशाल्लाह अगर ये टारगेट इधर 1160 का आ गया फॉर एग्जांपल, ओके, और ये जो 9 का मूविंग एवरेज है, ओके, अभी मेरा प्राइस इधर है, ये वाली कैंडल समझो कि ये अभी ग्रीन वाली कैंडल है, मेरा टारगेट ये था, ओके, और ये जो प्राइस है इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ते इधर तक आ गया, ओके, तभी मैं क्या करूंगा, ये 9 का मूविंग का एवरेज जो है, ये 9 का मूविंग एवरेज है, ये आपको दिख रहा है ना 9 का मूविंग एवरेज इधर, इसको मैं जब तक ये 9 का मूविंग एवरेज है ना, इसको इधर काटेगा नहीं, तब तक मैं इसको ट्रेल करता रहूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टॉक है पॉलीकैब, ओके, मेरा एंट्री प्राइस इधर था पहले 1005 में, इसका मैंने इनिशियल टारगेट वो इधर तक डबल होने के लिए रखा था, क्यों उस टाइम में चार्ट कुछ बना नहीं था, तो मैंने मेरा जहन में रखा था कि 2000 पे मैं निकलूंगा, लेकिन ये स्टॉक ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला, मेरे को एग्जिट देने के लिए है ना, ये एक ऐसा लकीर उसको तोड़ना पड़ा, ये टैक्स का जो लफड़ा हुआ था ना उस दिन, उस वाले स्टॉक का, तो मेरा मेंटल टारगेट 2000 था, लेकिन मैं ट्रेल करते करते स्टेज उसका चेंज होने तक मैं इंतजार किया और इधर आके मैं निकला, तकरीबन 4000 के करीब में, ऑलमोस्ट उतना ही मेरे को प्राइस मिला। इधर आके मैं इस वाले कैंडल में मैं एग्जिट किया, मेरे को 5000 का प्राइस नहीं मिला, 4000 समथिंग का मेरे को प्राइस मिला, तो मैं 1000 से 4000 का पूरा उसका स्टॉक का मैंने मजे ले लिए, लेकिन मैं एग्जिट कर चुका हूँ ये स्टॉक से। अभी फिर से ये स्टॉक जो है ना, ये अपना ये क्या बोलते हैं, जो रिवर्सल बना के ब्रेकआउट भी दिया है। अभी तक मैं इसमें नहीं बैठा हूं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैंने एक उसको 1000 से 2000 का जो जर्नी उसमें जो मिला था उधर मैं निकला नहीं, मैं उसको कंटिन्यू करते करते एक स्टेज पे, मतलब जो स्टेज एक मेरे को मिला कि ये 9 का ईएमए के भी नीचे जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरी पत्थर की लकीर है उसके नीचे जब वो कटा इतना बड़ा कैंडल के बाद, उसके बाद में मैं निकल गया। इसी तरह से मैं आपको एक बताता हूँ, ये इनको अपने डॉक्टर साहब को भी मालूम है कैप्लिन पॉइंट के बारे में, मेरा ये इधर एंट्री अभी भी है ये स्टॉक में, अभी मैं इसमें है ना ऑलमोस्ट एक नेक्स्ट लेवल तक का इधर का एक टारगेट सोच के रखा था, क्योंकि वो एक रेंज मेरे को मिल रहा था इधर तक का, लेकिन मैं स्टॉक से निकला नहीं। अभी मेरे को शायद ये स्टॉक से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसको काट चुका है। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ये जो इसका स्विंग लो है ना, वो जब तक नहीं मतलब कटेगा नहीं तब तक मैं इसमें बैठूंगा बोल के, लेकिन लग रहा है कि ये कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी जो कैंडल्स बना रहा है उस हिसाब से ये जाएगा नहीं। जी नदीम भाई, मैंने कहा था अभी मैं वीकली ईएमए 9 भी तोड़ दिया।
हाँ वीकली 9 भी ये टूट गया, लेकिन मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो कैंडल था वो कैंडल को ये नहीं, मतलब और एक फॉलो अप कैंडल नहीं दिया ना, इसके लिए मैं बैठा था। अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें निकलूं कि नहीं, क्यों मेरा ट्रेलिंग इसमें क्या है, ट्रेलिंग चल रहा है इसमें अभी भी। 866 से इधर तक का मेरा जो प्रॉफिट मैं सोचा था 1200 तक का इसका जो प्रॉफिट सोचा था, उसके बावजूद भी मैं बैठा हूं क्योंकि मैंने टारगेट अपना ओपन रखा है। ओके, इस तरह से मैं काम करता हूं। ये देखो और एक स्टॉक है, ये देखो इस वाले में भी क्या सोचा था मैं, ये वाला एंट्री पॉइंट रहेगा बोल के मैं सोचा था। मैं पहले बोला हूं कि स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस, एंट्री प्राइस भी सही होना चाहिए। ये वाला स्टॉक देखो, मैं अभी परसों में सेशन जो ले रहा था दूसरे ग्रुप में, उसमें किसी ने मेरे को बोला था ये स्टॉक के बारे में, फिर मैं खुद एनालाइज किया तो मैं ऑलरेडी अभी ये स्टॉक के बारे में मेरा माइंड में बना चुका हूं कि ये स्टॉप लॉस रखूंगा 316 का, एंट्री रखूंगा 345 के बाद में का एंट्री रखूंगा, और ये टारगेट के लिए मैं रखूंगा मतलब 375, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल इसका रेजिस्टेंस इधर है। जैसे जैसे ये अपना कैंडल बनाते जाएगा, कैंडल को मतलब इसके ऊपर एक कैंडल बनेगी और अगर इसके ऊपर और एक कैंडल भी इधर बनेगी, तो मैं इसको कंटिन्यू ट्रेल करता जाऊंगा तब तक जब तक कोई ऐसी लकीर नहीं बनेगी जहां पे कैंडल टूट जाए या 9 EMA को नीचे से काट दे, तब तक मैं इसमें बैठा रहूंगा। अगर मैं छोटा टारगेट के लिए ही बैठूंगा तो मेरे को इधर तक ही मैं निकल जाऊंगा, 375 तक मैं निकल जाऊंगा। 345 से 375 मतलब 30 40 दिरहम का प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। उससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा लंबा तक ट्रेल करूं, तभी ये स्टॉक में जो इन्वेस्ट करने का पूरा मजा मेरे को मिलेगा। नदीम भाई, इस तरह से जी, इसके नीचे रेड कैंडल बन चुका। आई थिंक ये चार्ट आपने 2 दिन पहले का लिया है क्या? अपडेटेड चार्ट देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेड कैंडल, उसके नीचे रेड कैंडल एकदम सेम बना हुआ है। वो डेली चार्ट में, डेली में, यस यस। मैं वीकली का चार्ट लिया था। सॉरी, हाँ मुझे लगा डेली का आप बता रहे। हाँ डेली, देखो डेली में भी सही बात है, डेली में भी ऑलरेडी अभी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है इधर। ओके, तो इतना ही, ये जो फियर अमाउंट का जो कैपिटल का, हाँ और एक बात मैं आपको बोल रहा था, वो 10% का जो मेरे को बोल रहे थे ना कि मेरे को 10% में निकलना चाहिए क्या है बोल के। और एक मेथड आपको क्या है मालूम है, जब भी मैं आपको पहले बोला था कि किस तरह से स्टॉक में रिस्क होता है बोल के। अभी देखो, आप कोई भी ट्रेड में अगर आप अपना कैपिटल कवर कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आप है ना 1 लाख रुपए लगाए थे और वो 1 लाख आपको जल्दी प्रॉफिट मिल गया उसमें, ओके, तो जितने शेयर आपको 1 लाख के उतने बने, मतलब जो बना के दिए ना, उससे आप निकल जाओ और फ्री का जो आपको मिला है ना, उस पे आप कंटिन्यू करते जाओ। मेरा बोलने का ये है कि अभी फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर 100 है और आप अगर 1000 क्वांटिटी लिए हो तो आप इसका इतना अमाउंट हो जाएगा, ओके, 1 लाख। अभी ये 1 लाख पे अगर आप टारगेट 150 का रखे हो, मतलब 10% अगर आपको कमाने का है या 20% आपको कमाने का, आप जो दिमाग में लेके चले हो, तो आप कभी भी जब आपका टारगेट आ जाए तो आप अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, उसको आप पहले निकाल लो। इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 1 लाख डाल के, मतलब कितने शेयर लिए थे, 1000 शेयर लिए थे, अभी 150 आपका टारगेट आ गया तो आप 665 670 शेयर आपके है ना बेचो, तो आपको आपका कैपिटल अमाउंट वापस मिलेगा। वो आप
अपने बैंक अकाउंट में ले लो। उसके बाद में जो बचा है 443 जो आपको प्रॉफिट में है, उसको आप राइट करते रहो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से। तभी आपको है ना ये जो एक जो रिस्क जो है पैसा खोने का, ये आपको उतना फील नहीं होगा। मैं ऐसा ज्यादा करके है ना, कोई अगर मेरा कमिटमेंट रहेगा किसी को कुछ, मेरा भी अभी नेक्स्ट अभी ये बकरा ईद पे अगर बकरा लेने का है, तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा, मैं कोई मेरे प्रॉफिटेबल जो शेयर्स है उसमें से मैं थोड़ा निकाल के उसमें मैं उसको मैं इसमें डाइवर्ट करूंगा। तो इस तरह से मैं ये करता हूँ कि मेरे ही मेरा जो ऑलरेडी लगा हुआ कैपिटल है उसी में से थोड़ा मेरा जो चर्निंग में करके है ना मेरे खर्चे उसमें से निकाल लेता हूँ कभी कभी। तो ये एक मेथड अच्छा है कि आप अपना कैपिटल निकालने का कोशिश करो। जो नए नए ट्रेडर है ना, उनको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, जो मैंने पैसा लगाया था वो तो मेरे को वापस मिला, और जो फ्री में जो है उसको आप राइड करते रहो। तो आपको है ना, जितना भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चलता है उसको चलाते रहो, तो फिर भी आपका काम चलता रहेगा इसमें। तो ये फ्री और कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो भी पूछो, मुश्किल नहीं। कोई डाउट है इसमें? हेलो, नहीं डाउट नहीं है। जी जी, किसी को कोई डाउट है? मोहम्मद साहब, कोई डाउट नहीं है ना? किसी को जी कंटिन्यू, अपने क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में ले लेंगे, आप कंटिन्यू कर ले। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बस यही था। वो जो एक कैलकुलेशन जो मेरे से मिस्टेक हुआ है ना, वो मैं कैलकुलेट करके आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट स्लाइड था। नहीं, आप एक काम करो ना अपने नदीम भाई, अभी तो हमारे पास तो रात हो रही है, कुछ लोग क्वेश्चंस अगर चैट में पूछेंगे ना, उनको टैग करके आप रिप्लाई कर दो। ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस एकेडमी पे आए हैं, उसको आप समझाने की कोशिश करें, ठीक है? आपकी नेटवर्क में इश्यू है दिखता है। ओके, अभी आपका जो सेशन हुआ है उसमें मैंने खुद 50% अटेंड किया, 50% में आ रहा था बाहर। बाकी के जो जितने लोग हजरात जो बैठे हैं, नदीम भाई मेरे बड़े हरदिल अजीज हैं, किसी को कोई सवाल है पूछो नदीम भाई से, या चैट में भी पूछ सकते हो। एकेडमी में हमेशा रहते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे देंगे। नदीम भाई, आपका स्टैंडर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? नेटवर्क इश्यू का थोड़ा इश्यू हो रहा है। जी जी, चैट पे सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ उसमें। अपने शहजाद भाई चैटिंग पे सवाल पूछो, चैट देख रहे हैं। आवाज कट के आ रहा है, आप ऑडिबल हो लेकिन कट के आ रहा है। ओके ओके, मैं चैट में डालता हूँ, कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू। ओके, और किसी और का सवाल है तो पूछे। मुझे लग रहा है नदीम भाई आपके तरफ से ये नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि आप वीपीएन से जुड़े हैं। दुबई में टेलीग्राम क्लियर कॉल नहीं लगती है, फिर भी आपका 80-90% कॉल क्लियर था वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी और डिस्कनेक्ट करते हैं ना, आप अपने तरफ से ना रीजॉइन कर लो, क्लियर हो जाता है। अभी स्लाइड शेयरिंग की जरूरत नहीं है, रीजॉइन कर लो आप। रीजॉइन कर लो, कॉल लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लो। जी जी, आप उसको कट कर दे, एक्स मार्क कर दे, एक्स मार्क से निकल जाओगे आप। एक्स मार्क, जी 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 जी, वहीं पे वो वाला राइट जो फोन हैंग अप। वेरी गुड, रीजॉइन कर लें आप। ओके, जब तक नदीम भाई रीजॉइन नहीं करते, किसी को कोई सवाल है तो मुझे पूछो, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। इत्तेफाक से नदीम भाई ने सिम्फनी का ही चार्ट डाला है। आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब,
वो हाँ। एग्जाम्पल में काफी चार्ट बताए उन्होंने, अच्छा काफी चार्ट बताए। हाँ जी 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 बहुत ही अच्छी डॉक्टर तरीके से साहब उन्होंने ये समझाया भी 10% जो काफी स्टॉप लॉस लोगों है जी। इम्तियाज अब्दुल करीम बोलिए, सवाल पूछिए। जी, ये डॉक्टर साहब ये 10% अगर स्टॉप लॉस है ना, हम इसको कम भी कर सकते हैं या 5% जी 6% जी में मैं निकल सकते वही हैं? हमारे सिस्टर ग्रुप में भी कह रहा था कि अगर आपके पास, जो मुझे जो समझ में आया है, 1 लाख रुपए आपके पास हैं टोटल अमाउंट। चलो बहुत सारे लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए का ही एक टोटल अमाउंट लेके जी जी बिजनेस में आते हैं। उसका एक अगर आप दिमाग में पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या आप उस 1 लाख से 5,000 का आपका फेयर अमाउंट रहेगा, 10,000 का रहेगा, 15,000 का रहेगा, तो आपको वो डिसाइड करना है। जितना आपने फेयर अमाउंट रखा है उसको आप हटाकर जितना प्रिंसिपल अमाउंट बचता है उसको आप इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ या जितने आप ट्रेड लेना चाह रहे उसको डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जी 9 शेयर लेंगे 10-10 हजार रुपए के 90,000 रुपए हो गया, तो वहां पे आपने टोटल 10,000 अमाउंट आपने लॉस पे रख दिया, वो 10% के करीब का है। तो बाद में आपको हर स्टॉक में उस 10% के स्टॉप लॉस पे जितने अमाउंट ऑफ स्टॉक्स आते हैं उतने स्टॉक्स लेने हैं आपको। समझ में आ रही बात? आप 10% लॉस करने अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो आपको 90 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली नदीम भाई ये बोल रहे हैं कि आप चाहे तो 5% रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं। तो ये उनका एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको खुद डिसाइड करना है। ये मार्केट के चार्ट के हिसाब से आपको नहीं डिसाइड करना है। सिंपल है, आपका साइकोलॉजिकल है कि भाई मैं 10,000 रुपए टोटल मेरे कैपिटल में से लॉस के लिए तैयार हूं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कोई एक स्टॉक में आपने अपना जो फेयर अमाउंट है शायद इस्तेमाल आया नहीं होगा, तो आप कोई और एक स्टॉक में उस फेयर अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? बेहतर है कि आप वो स्टॉप लॉस ना हिट करें, तो एक स्टॉक में आप अपना फेयर अमाउंट 10% के बजाय आप 15% कर सकते हो। समझ रहे बात आप? किनका सवाल था ये? जी 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 वो अभी ये तो मार्केट की वजह से थोड़ा डाउन कर सकते हैं ना, ये जी नॉर्मल जी टाइम पे तो इतना नहीं जाएगा। ये ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं रिस्क रिवार्ड के गेम में 2% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई 8% का लगाते हैं, कोई फिबोनाची देख के 10% लगाते हैं, 5% लगाते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप, जैसे कि मैं 2-3 स्टॉक में हूं, मुझे पता है इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरे कभी कभी लॉस यानी फेयर अमाउंट 30% तक भी जाता है। वो आप बाद में करोगे ये काम, जब आपकी एक्सपर्ट होने वाली जो कंडीशन है खुद बहुत आप इंप्रूव करोगे। रातों रात नहीं आएगा। फिक्स्ड माइंडसेट से मत चलो कि आपको अपने कैपिटल अमाउंट में से कितना अमाउंट में फेयर अमाउंट, मतलब मुझे वो डर नहीं लगेगा कि वो अमाउंट मेरे हाथ से चला जाएगा। समझ रहे बात आप? अल्लाह ना करे आपको वो डर है और आप फिर भी लोगों के क्या बोलते हैं चैटिंगों को या मेरा कमाई देखो या कोई बोला मैं 10% का वाला, तो उस चक्कर में फंसोगे तो फिर आप अपना ना ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा लूज कर लोगे। तो फिक्स कर लो कि मुझे एक ट्रेड से इतने अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं जाना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप उधर लॉस बुक कर लो बोल रहे नदीम भाई। तो आपको अगर उसमें अगर समझो कि 10% मैक्सिमम तक का फेयर अमाउंट होगा, बट उस चीज में क्या हो जाएगा कि कई सारे स्टॉक्स आपके 8-7-6% से पलट जाते हैं वापस। समझ रहे बात आप? जी जी वो 10% हिट होने वाले पूरे 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स नहीं रहेंगे। समझ रहे? अगर आपने प्रॉपर सेटअप पे लिया है, ये ऐसे नहीं कि सुबह सुबह कल उठे 9:30 बजे कोई भी एक स्टॉक ना उसका ईएमए देखा, ना उसका कैप्सूल स्ट्रक्चर देखा, ना उसका कोई स्टडी देखा, सीधे बोले नदीम भाई और डॉक्टर साहब बोलते 10%, चल भाई 10%, 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए का आप स्टॉक उठा लिए। अरे नेगेटिव कैप्सूल में है, नेगेटिव ईएमए है, नेगेटिव पे पूरा चल रहा है, तो आप वहां पे फेयर अमाउंट डिसाइड कर सकते क्या? ये अकलमंदी है क्या? बोलिए आप। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपकी बात थी वो उसमें स्टॉप लॉस जो है ना, जैसा आप भी बोलते स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते कैप्सूल एकेडमी के जैसा, कैप्सूल स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस नहीं है। मैं 1 तो साल हो गया कम से स्टॉप कम लॉस कितना लगाते। स्टॉप लॉस हम पकड़ सकते हैं? नहीं, मैं मेरा इसीलिए तो कहा कि जो फेयर अमाउंट होता है वहां पे अगर आप मुझे पूछोगे, क्योंकि मैं एक ही सेटअप एक ही स्ट्रक्चर पे काम करता हूं, वहां पे मेरा फेयर अमाउंट 7%, 8%, 10% पे ईएमए 9 टूटेगा। बहुत कम टूटता है मेरा, यकीन है ना, बहुत कम टूटता है। मैं क्योंकि मंथ का सेटअप पे लेके चलता हूँ, मंथ के नेगेटिव होने तक मैं सबर करता हूँ। आपने कई बार मैंने लेक्चर्स में देखा कि मैं ईएमए 9 मंथली का लेके चलता हूँ। ईएमए 9 बहुत कम टूटता है, बहुत कम टूटता है। यानी अगर आपने शुरुआत शुरू में सही की है तो, फॉर एग्जाम्पल
कि किसी ने कल या परसों की क्लास में मुझे पूछा पना हो जाता है जमुना ऑटो में देखो 1 वीक से गिरा है, बट मंथ का ये मैंने अभी भी खड़ा हुआ है, 15-20% प्रॉफिट से आके 5-6% पे आया है। अब जो बंदे ने स्ट्रक्चर पे पकड़ा था, अब यानी मेरे जो सीएमपी प्राइस से आज भी +4% है, -8-9% नहीं गया हो। यानी अगर आप स्ट्रक्चर की शुरू में पकड़ोगे, खुदा ना खास्ता उसके एनुअल रिजल्ट्स खराब आ गए या उसकी कोई न्यूज खराब आ गई, तो वो आपको 2-4-6% के लॉस में निकाल देगा वो फार्म से। नए फार्म में आप एंट्री कर लोगे। समझ रहे हजरत बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? जी जी जी। अब उसी में मैंने डे ट्रेड लिया था, एक डे ट्रेड का पैसा मिल गया, निकाल लिया, जो मेरा प्रॉफिट या टारगेट जो भी हिट हुआ। और एक मैंने डे ट्रेड लिया था, फेल हो गया, मैं नहीं निकला, सनफ्लावर में बैठ गया उसमें। समझ रहे बात आप? तो अलग अलग लोगों की, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग क्राइटेरिया रहती है ट्रेडिंग करने की। ट्रेडिंग डजंट कम विथ रूल बुक, साफ बता रहा हूँ आपको। जितने भी मेरे भाई मेरे बहनें बैठे हैं, ट्रेडिंग का कोई रूल बुक नहीं है, वो रूल बुक आप बनाते हो। यानी हर इंडिविजुअल ट्रेडर वो अपना रूल बुक बनाता है, वो अपने रूल बुक के हिसाब से चलेगा। यानी अल्ताफ शेख का रूल बुक अलग होगा, मंसूर शेख का अलग होगा, हबीब का अलग होगा, निजाम का अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनका अपना पैसा है, उनका अपना एपिटेट है, वो टारगेट ज्यादा सोच के सबर के साथ बैठा है। कुछ लोग बहुत ही छोटे गेम में आते हैं, 2-4-5%, जैसे अब हम लोग गोल्डन सिटी प्रोजेक्ट में वो भी दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ निकलना है ना, उसमें हिट एंड गो वाला मामला है इंशाल्लाह 3.0। मैंने अगर आपका चल गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, 1.5, 2, 4, 5, 6%। निकल गया सीधे सीधे हम बोल देंगे ये डाउन हो गया, निकल जाओ। यानी उसके अंदर एक वीकली क्रॉस और क्रॉस डाउन तक का सबर है, वो भी अगर क्रॉस डाउन है निकल जाओ, ज्यादा सोचने का नहीं है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, मजबूत इस तरीके से बनाना है। लोगों के पास ना टाइम कॉन्स्टेंट है। यानी जितने एकेडमी में या कई सारे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके माइंडसेट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत मुश्किल से आएगा, लॉन्ग टर्म का तो भूल ही जाओ, आउट ऑफ द विंडो। स्विंग ट्रेडर्स में तो एटलीस्ट मेरी एक लॉजिक ये है कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ शॉर्ट टर्म की नियत लेके बैठो, सनफ्लावर की। वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के क्राइटेरिया जरा बढ़ जाते हैं। वहां पे आप EMA9 को वीकली पे लेके चलो, जैसे इम्तियाज मैंने हमको स्ट्रिक्टली कहा कि हम EMA9 के ब्रेक पे निकलना ही निकलना है, तो वहां पे EMA9 का ब्रेक, अब आप नदीम भाई की लेक्चर को आप कोरिलेट करो। नदीम भाई बोल रहे हैं कि आप EMA9 ब्रेक हो रहा, जो CMP प्राइस पे आपने एंट्री की थी और जो प्राइस पे EMA9 ब्रेक करा वीकली के हिसाब से, वहां पे आपको ना वो हलचल करेगा। अरे यार मैं लिया, EMA9 के ऊपर था, सनफ्लावर के स्ट्रक्चर में था, चला गया, 4-5% गया, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में देखा कि लॉस निकलते नीचे 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 आते। EMA9 अभी क्रॉस नहीं हुआ है, बट आपका जो फेयर अमाउंट जहां पे 5% था होगा वो हिट हो गया। तो क्या आप EMA9 का क्रॉस डाउन का वेट करोगे या 5% आपका फेयर अमाउंट पे लॉस बुक करोगे? ये डिसाइड आपको करना है। बताइए आप क्या करेंगे वहां पे? आप कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू विल डू देयर? लॉस बुक कर लेके फिर दूसरा ट्रेड से ये लॉजिक की बात करते हैं नदीम भाई कि भाई आपको फेयर अमाउंट डिसाइड करना था, आपने EMA9 के ही क्रॉस डाउन तक वेट कर रहे थे। यानी वो शायद हो सकता है -5 नहीं था, -10, -12, -15% होगा। तो आपको क्या -15% वेट करना है? मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं वो सेकेंड कैटेगरी का बंदा हूं, मैं वेट करता हूं वहां तक। और वहां से अगर वो पलटी मारता है ना, वहां पे अगर नया डेली CCI उसी में EMA9 क्रॉस डाउन होने से पहले नया CCI 30 मारता है ना, वहां पे मैं गेम खेल देता हूं, मैं एवरेज कर देता हूं। बात समझ रहे? जो -7, 8, 9, 10, 12% से जब वो नया डे स्ट्रक्चर में आता है, वहां पे मैं एवरेज मार लेता हूं। मेरे पास टॉनिक फंड होता है, मैंने कई बार कहा टॉनिक फंड। तो अलग अलग बात क्लियर है हजरत? समझ में आ गई आपको? जी 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 जी। अब ये तो सेशन तो नदीम भाई का था, नदीम भाई आ गए। जी जी बोलिए निजाम भाई, आपकी ऑडियो में अभी भी कुछ डिस्टर्बेंस है, पूछिए सवाल। जी अभी ये चंद दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि FIIs आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज। तो ऐसे टाइम जो है, क्या ये सही है कि वील वेट फॉर सम प्रीमियम स्टॉक्स जैसे कि सीएट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, रेमंड्स हो गया, ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना सही है, या आप क्या सजेस्ट करते हो? मेरा ऐसा है, मेरा टाइम शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है कि आई कैन नॉट डेली लॉग इन एंड चेक ऑल दिस। तो ऐसे आप
इसीलिए तो आपको बता दूं 3.0 लॉन्च इसीलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि 3.0 का बेसिक डिजाइन ही था स्विंग ट्रेडिंग। दुनिया की कोई भी स्विंग स्ट्रैटेजी नेगेटिव मार्केट कंडीशन में काम ही नहीं करती। पहली बात समझ लो आप, बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट भी अगर बिठा के बना लेना, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, वो बेवकूफ बनाएगा। क्योंकि जब इंडेक्सेस गिर रहे हैं, आपका जितने भी जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब गिर रहे हैं, वहां पे आपको एक चीज जो संभलती है या बहुत कम इफेक्ट होती है वो लार्ज कैप। तो इस कंडीशन में जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और मार्केट कंडीशन FII जा रहे हैं, हाँ DI जो एंट्री मार रहे हैं, ये देखो ये DI के एंट्रीज मार रहे हैं, भक्त भी हो सकते हैं क्योंकि लोकल इन्वेस्टिंग बॉडीज है। तो ये लोग हो सकता है कि जरा बहुत फ्रेंडली टू दी गवर्नमेंट होते हैं, तो चाहते कि जैसे आपने देखा होगा अदानी केस में, जैसे अदानी का बहुत सारा जब वो क्या बोल रहे FPO पे कोई भी नहीं ले रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी LIC ने ले लिया था काफी सारे उसकी FPO। तो यहाँ पे हमको जरा सा सेफ रहना है कि दिस कुड बी ए till the proper stable government is not formed, don't go for जैसे मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में शॉर्ट पोजीशनिंग में मत जाओ। शॉर्ट पोजीशनिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सनफ्लावर्स के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छी मैक्रो कंपनी यानी जैसे लार्ज कैप कंपनी एक अच्छा सनफ्लावर बना रही है, आपके पास पैसा है, हाथ में खुजली है, पैसा कमाना ही है, तो आप लार्ज कैप में चले जाओ बिस्मिल्लाह बोल के। पेनी स्टॉक, SME स्टॉक, BSE स्टॉक्स, इनसे दूर रहो। और बाकी का रहा टच एंड गो खेल लो, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना। टच एंड गो का मतलब क्या है पता है? जैसे कि मैं आजकल कुछ हैशटैग के डाल रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ 1.5%, 2%, भले ही क्रॉस डाउन नहीं हो रहा, ले लेके निकल ले रहा हूँ। सब लोग अगर अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि स्विंग ट्रेड बहुत समझ के करो, जून 4 से पहले जितना हो सके ना, जो स्टॉक फंसे हुए उसमें से निकल के अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के हाथ में कैश रख लो। सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर की ट्रेडिंग करो, सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर की। मेहरबानी करके आप स्विंग ट्रेडिंग बहुत संभल के करो। कल लास्ट वीक के 5 दिन में 4 दिन मार्केट गिरा, उससे पहले वीक फ्राइडे को मिला लेके टोटल 5 दिन मार्केट गिरते गया, सिर्फ फ्राइडे को रिकवर किया। अब ये आने वाले कल मंडे से लेके सैटरडे तक 6 ट्रेडिंग डेज है, संभल के चलो। अननेसेसरली अपना पैसा मत फंसा लो। हाथ में पैसा रहना भी बहुत बड़ी नेमत है अब के मार्केट कंडीशन में। हाथ में पैसा रहेगा, आज नहीं भले 1.5 महीने बाद जब पूरी प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद कर लेना। डाउट क्लियर है अपने निजाम भाई? जी 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 जी। सो अभी ये स्पेकुलेशन था कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वही फॉर्म होगी, लेकिन अभी जो है कुछ डुलमुल टाइप सिचुएशन है। तो आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हो, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट द आउटकम, द न्यूज फैक्टर, the exit poll factors, there are internal surveys, ये सब चीजें से जो आबो हवा माहौल जो दिख रहा है न्यूज प्रोग्राम्स पे, ये कुछ डाउटफुल लग रहा है। अब अपने को क्या करना है? हमको इंटेलिजेंट ट्रेडर बनना है। अपना मेहनत का पैसा है, हम संभाल के रखेंगे। जब तक आपके हाथ में पैसा रहेगा ना वहां पे ट्रेलिंग लॉस है, ना स्टॉप लॉस है, ना टारगेट है, सीधे सीधे आपका पैसा आपके हाथ में है। जब माहौल अच्छा बन जाएगा ना, आपका पैसा लगाओ और निकाल लो। ठीक है जी, ओके। अगला किसी को कोई डाउट है तो डॉक्टर साहब एक सवाल था। गोल्ड में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ था। अगर आपने मतलब गौर किया है तो गोल्ड इज गॉन अप टू 75,000 पर 10 ग्राम्स। जी जी। तो अभी थोड़ा गिरा है, बट एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन गोल्ड? मेरा कमजोर है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस टू द स्टॉक मार्केट। जरूर इसके ऊपर कुछ अच्छी इन्फो मिलती है या कोई अच्छा स्पीकर मुझे मिलता है जिसको ये क्राइटेरिया समझाने में आसानी होगी उसकी। ठीक है, मेरा जरा इस पे जरा कमजोर पकड़ है। ओके निजाम भाई जी, निजाम भाई की आवाज दे रही। किसी और के एक क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ लास्ट, क्योंकि नदीम भाई रिजॉइन नहीं कर पाए, उन्होंने मैसेज किया कि नेटवर्क इश्यू है। जी खाजी अब्दुल मलिक भाई बोलिए। जी एक्चुअली मुझे ये पूछना था, कोई एक शेयर है उसमें मान लीजिए मेरा प्रॉफिट एक 80-90% हो गया है, तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि EMI 9 जो है वो क्रॉस डाउन हो रहा है। तो उसमें से अगर मैं निकल जाता हूँ फिर वो क्रॉस भागती है ऊपर, EMI 9 को
क्रॉस डाउन करके फिर क्रॉस ओवर होती है, तो मैं जो प्राइस में पहले लिया था वो प्राइस तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो तो कभी नहीं मिलेगी, वो तो आपने 90% पार कर लिया, उसको कहाँ से मिलेगी उस पे आपको? जी, तो इस तरीके के सिचुएशन के लिए क्या ये स्ट्रेटेजी सही रहेगा? ये सिचुएशन आपके साथ EMI अब हुई है। मैंने यही सिचुएशन लास्ट मार्च में सभी लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव थे, कई लोगों ने लॉस ही शायद पूरा महीना किया, बट मेरे पास क्योंकि 7-9 महीने 10 महीने तक के पुराने फार्म्स थे, मैंने 8 फार्म्स निकाले। अब वही फार्म्स में दोबारा अब अच्छी पोजीशन बन रही है, तो मुझे थोड़ी वो जो सीएमपी प्राइस जो शुरू में मिला था वो प्राइस थोड़ी मिलेगा। आपको क्या करना है, जो आपके हालात में 90% जो दिख रहा है ना, वो आपके लिए खैर का पैसा है, आप वो 90% बुक कर लो। जब आपको लग रहा है कि आपने 100 रुपए लगा के 190 रुपए कमा लिए, तो आप वही 100 रुपए को दोबारा नए स्ट्रक्चर में लगा लो ना हजरत। 90 रुपए तो आप अपने ऊपर उड़ा लो, खर्चा कर लो, जरूरत पूरे कर लो। सीएमपी मत देखो, इन्वेस्टमेंट मत देखो। पहले भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपए थी, आज भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपए है। आज जहां पे आपने स्टार्ट किया ना सफर, वो आपको बिलीव देना चाहिए कि ये जिस पोजीशन से मैं ले रहा हूं, ये गिरा था, पिटा था, उस जगह से रिकवर कर रहा है, नया मंथली, नया वीकली, नया डेली पे आया, तो वहां पे आपने दोबारा 100 रुपए लगा दिए। जितने महीने में आपने 90 रुपए कमाए थे, अल्लाह करे उसके आधे महीने में या उससे उसके करीब महीने में नया 90 रुपए बन जाएगा। ऑलवेज लुक फॉर द न्यू ग्रोथ ऑफ परसेंटेज, नॉट फ्रॉम द ओल्ड डेट ऑफ ग्रोथ ऑफ परसेंटेज। क्लियर है काजी भाई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? जी, मुझे एक इससे काउंटर सवाल था। जैसे मैंने क्या किया कि जब 90% प्रॉफिट हो गया, EMI 9 डाउन हो गया, तो मैं जो मेरा कैपिटल था वो मैं उठा लिया, प्रॉफिट जो है उसको छोड़ दिया। ओके। तो अभी ये प्रॉफिट जो है दोबारा से मान लीजिए ये EMI 9 क्रॉस अप हो रहा है, मतलब क्रॉस ओवर हो रहा है, तो जी। उस वक्त क्या मुझे दोबारा से उसको एवरेज करना चाहिए? जी, मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो कैप्सूल स्टडी के दौरान ये थी कि अगर आपने हिस्टोग्राम मंथ के कैप्सूल 1.0 के क्रॉस ओवर टू क्रॉस डाउन बैठे हो, वेरी गुड, क्रॉस ओवर से क्रॉस डाउन बैठ गए, वहां पे कोई स्टोरी नहीं है एवरेजिंग की। बट अगर आपने बैठे हुए हो 1.0 के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस खराब थे जैसे मार्च में, 50% अमाउंट आपने निकाल लिया। अब जब रिमेनिंग 50% अमाउंट में एवरेज करना है ना, वहां पे सिचुएशन आपको CCI 60 वीकली क्रॉस ओवर मदद करेगी। दोबारा बता रहा हूं, वीकली CCI 60 नया क्रॉस ओवर पे आप एवरेज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट पोजीशन। इवन किसी के स्टॉक्स फंसे हुए हैं कई महीने सालों से, वो -20, 30, 40% तक जा चुके हैं, वो बेचारे बड़े सब्र से बैठे हैं। अब वैसे स्टॉक में जैसे आप जरा चार्ट देख के देखो, वेस्ट कोस्ट पेपर, मैंने 7 महीने पहले वेस्ट कोस्ट पेपर लिया था, गिर गया, बट वेस्ट कोस्ट पेपर दोबारा नया CCI 60 क्रॉस ओवर दे दिया। तो वहां पे अगर मैं ऐसे फंसे हुए स्टॉक्स में नए सनफ्लावर में एवरेज करता हूं, वो जो 25-30% वाले जो लॉस थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी रिकवर हो जाते। बात समझ में आ रही है हजरत? जी। तो आप अगर एज ए ओल्ड फार्म होल्डर पुराने फार्म में हो, आपको लग रहा है कि आपके पुराने फार्म में नई तेजी आ रही है, तो आप नई तेजी के लिए आप क्या करना है, उस न्यू CCI 60 पे एवरेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपके फार्म के अंदर ताजगी भी आएगी, ज्यादा ग्रोथ भी होगा। और डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए, लगता आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। इनका जो कॉन्टेक्ट करो या पर्सनल, किसी का फोन आ गया होगा शायद, इसलिए। हाँ, फोन को आ गया होगा। जी वेट करें 1 मिनट, डॉक्टर साहब वापस से जुड़ेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से घर का मेरा चला गया था, तो मैं मोबाइल से देखता हूँ। जी, मैंने शायद आखिरी वाले साहब का सवाल का पूरा जवाब दे दिया, समझ में आ गया आपको? जी, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। जी। नेक्स्ट खत्म करते हैं डॉक्टर साहब, 12 बज गए। अच्छा, 12 बज गए, चलो फिर। मैं दरअसल 12 बज गए, क्या हुआ? नहीं, फजर भी खतरा हो जाएगा लोग। जी बोलिए। ना करो।
नहीं नहीं, भेदभाव किसके लिए नहीं करते, हम लोग सबको मेरे नहीं मजाक करते कर रहे हो थे। डॉक्टर, मजाक कर रहे भेदभाव करते तो आरक्षण लगाना पड़ेगा ग्रुप पे, एकेडमी पे 50% उनको डॉक्टर साहब ऐसे भी मार्केट के 12 ही बज गए हैं। नहीं, मेरी एक डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, पूरा एक मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते, इसलिए मैंने ये बोला था कि मैं ग्रुप में इसका जवाब दूंगा। तो जी जी ये मेरे ग्रुप में ये बहुत लोगों ने सवाल, 7-8 लोगों ने पर्सनली पूछा, तो मैं जी ग्रुप में जी मैंने बोला मैं जवाब दूंगा। राजपूत तो बोलना चाहता हूँ सबको कि अभी ये ना, अभी कोई ट्रेड ना ले, मेरे हिसाब से जी भी मार्केट में कोई ट्रेड ना ले तो अच्छा है। एक ये स्ट्रेटजी है अपनी, मतलब एक ट्रेड ना करने भी स्ट्रेटजी होती है, मतलब एक वो होता है। जी 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 मेरे से पर्सनल बहुत लोग सवाल पूछे, इसलिए मैं ग्रुप में भी बता रही हूँ कि बहुत से लोग ट्रेड ना लेना भी स्ट्रेटजी है ये जी जी वक्त जी में, क्योंकि अभी FIS पूरा दमखम लगा के पैसा निकाल रहे हैं, और जी इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है वो चाची, जो यही गवर्नमेंट आया वो थोड़ा बाय DI कर रहे हैं। तो बहुत संभलने का मैं बोलता हूँ टाइम है, बहुत अच्छा स्टॉक हो, फंडामेंटल हो, वही लेना है। बाकी मेरा तो ज्यादा शांति से बैठो। अब आप भी ना एकांत को अगले हफ्ते तक आप भी ना पूरी प्रिपरेशन करके आ जाओ, पूरा 1 घंटा आपको माइक दूंगी, 10-10 5-5 मिनट हाँ के हाँ माइक से आपकी बात समझ में आती। अपने इम्तियाज भाई सुन रहे हैं ना, भाई को जरा तैयार करो, जी स्टेज जी, बनाओ, हमारा बैठ कर दो। 1-to-1 परसों के दिन हम लोग ने, नासिर भाई ने, हम लोग 1-to-1 बैठे थे। माशाल्लाह हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वो, थोड़ा सा और उनको टाइम लगेगा, इंशाल्लाह जी करेंगे जी वो। जी जी हाँ, पूरा बिल्कुल हथियार पूरा तेज करके ला। नासिर भाई पुराने खान है, पुराने खान, दुनिया से खजाना लेके बैठे अपने दिल में माशाल्लाह। वो मैं महाराष्ट्र जाऊंगा ना अभी मेरी नानी के वहां, तो इंचार्ज भाई से मिलते हुए आऊंगा। डन डन। चलिए अभी आप लोग संडे लाइव पे हैं, संडे लाइव का अभ्यास करते हुए हमारे सेशन को एंड करने के लिए हमारे हलीम है, तो हलीम भाई आखिर की दुआ पढ़ दे और सेशन को एंड कर दे। अगर हलीम भाई हैं या कोई दूसरा जो आखिरी दुआ पढ़ दे प्लीज। जी जी बोलिए, जी सुन रहे हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब ये 3.0 का आज वीडियो था क्या? मैं लेट ज्वाइन नहीं यार, आप ना लेट ज्वाइन तो कर लिए, चैटिंग नहीं देखो। 3.0 के लिए डिले है अभी फिलहाल। ओके चले, दुआ पढ़ दे। कौन दुआ पढ़ेंगे? जल्दी दुआ पढ़ो, कौन करेंगे? आखिरी टाइम हो गया 12:10 थोड़े। हेलो जी तौफीक मुस्तफा, आप दुआ पढ़ दो। इम्तियाज में आप ही कर दो। जी जी पढ़िए जी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। का संडे लाइव खत्म होता है माजरत के साथ। संडे लाइव के हमारे खुसूसी मेहमान नदीम अहमद भाई, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू था तो फिर भी उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर लिया। नदीम भाई हमारे एकेडमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट बोलते हैं वैल्यूबल पर्सन है। आप लोग उनके लिए दुआ करें। माशाल्लाह वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छा उनकी बातों को लाकर हमारे सामने रखते हैं। उनकी एक पेंडिंग क्वेरी है, वो हो सकता है कि जैसे ही वो सेटल हो जाएंगे आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो चलिए भाई 12:15 हो गए, सब लोग जल्द से जल्द सो जाइए, सबको माफ करके सोइए, फजर की नमाज का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।